शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। आप देख रहे हैं मुजरिम कौन, आप सब पर सलामती हो। मैं हूं सैयद अजान शाह। जैसा कि आप जानते हैं, टीम मुजरिम कौन अपने हर प्रोग्राम में मुआशरे की एक कहानी लाती है। टीम मुजरिम कौन आज पहुंची है मेलसी थाना टिब्बा सुल्तानपुर की हदूद में, जहां एक शर्मनाक और दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया, जहां रिश्ता पामाल हुआ इंतहाई मुकद्दस, जहां बीवी ने अपने शौहर से अलैदगी की बजाय उसको ही ख़त्म कर डाला, और वो भी अपने आशना के साथ मिलकर। तफसीलात जानने के लिए देखते रहिए मुजरिम कौन। जी तो नाज़रीन, अब्दुल मजीद कत्ल केस के जो मुद्दई हैं, उनके भाई हैं, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, तो उनसे पूछते हैं आखिर ये सारा वाक़या क्या था, इस वाक़े का असल में बेसिकली पस मंज़र क्या था, ताकि मुझे और आपको समझने में आसानी हो। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सईद। सईद साहब, क्या ये सारा वाक़या था, ज़रा शुरू से तफसील से बताइएगा। ये इसका वाक़या यही था, हमें मालूम नहीं था ये दोनों क्या कुछ कर रहे हैं। मतलब ये इस वाक़े से पहले जब तक आपका भाई कत्ल नहीं हुआ आपको कुछ इल्म नहीं था? कुछ नहीं, मैं इस चीज़ का हल्फिया बयान देता हूँ। ठीक है। आपके भाई की शादी को कितना अरसा हुआ था? इसको तकरीबन 8 साल या 10 साल के दरमियान। कितने बच्चे थे इसके? अभी इसके 3 बच्चियाँ, एक छोटा बच्चा है। ठीक है, 4 बच्चे थे। 4 मतलब 8 साल में 4 बच्चे उस औरत ने पैदा किए जी, जो इसके थे। जी सर। ठीक है, फिर मतलब क्या मामलात होते हैं कि ये आपका भाई कत्ल हो जाता है? वो उधर से उसको बुलवाया लाहौर से, ठीक है, मेरे भाई की बीवी ने। ठीक है, घर आए, अपने आशना के साथ उसका प्लान बना हुआ था। ठीक है। वो आशना था वो लाहौर रहता था? वो पहले उधर रहता था, इस्लामाबाद काम करता था। अच्छा, वैसे रिहायशी वो यहीं का है? यहीं का है। ठीक है। फिर वो मतलब लाहौर में काम कर रहा था तो उसने लाहौर से उसे बुलवाया। ठीक है। फिर ये वाक़या कैसे होता है, कहाँ मतलब आपका भाई किस वो? जब मेरा भाई घर से गड़ा मोड़ सौदे लेने जाता है, ठीक है, पीछे से जितनी भी रैकी की है मेरी भाभी ने की। मतलब वो बताने वाली थी, वो सारा बताने पल वाली की खबर दे रही थी। खबर दे रही अब किधर है, भाई अभी घर से निकला है, इस काम के लिए निकला है। इस काम के लिए। ठीक है। इसमें मेरी भाभी ने 3 दफ़ा फ़ोन पे उसके साथ रब्ता किया। ठीक है, वो तो CDR में है, एक एक चीज़ सामने आ जाती जी है। सर। हाँ। फिर उसको तो पता था, हमें तो कोई पता नहीं। जब हमें पता चला भाई मेरा उधर पड़ा है, मैं भी उसी रास्ते से आ रहा था। अच्छा, आप उस दिन उसी रास्ते से 16 से मैं तेल लेकर आ रहा हूँ। ये वाक़या करके जाते हुए देखा है। अच्छा, मतलब वो गड़ा मोड़ से सामान लेकर आ रहा था, अपने घर वापस आ रहा था जी। तो रास्ते में ये सारा वाक़या होता है? जी तो सर। ये किस तरह वाक़या किस तरह होता है, जो ऐनी शाहिदीन है उन्होंने आपको बताया ही होगा कि भाई इस तरह ये सब कुछ हुआ, तो कैसे वाक़या? मतलब वो मोटरसाइकिल पे आ रहा था? वो भी मोटरसाइकिल पे। अच्छा, आपका भाई भी मोटरसाइकिल पे सामान लेके आ रहा था, और जो मारने वाला शख्स है वो भी पीछे लगा हुआ। वो भी पीछे मोटरसाइकिल पे आ रहा था? जी सर। ठीक है। वो अकेला था मारने वाला शख्स? दो लोग थे। 2 लोग थे। वो भी मोटरसाइकिल पे थे? मतलब एक चला रहा होगा मोटरसाइकिल, एक लाजमी सी बात है कि जिसने फायर किया है वो मारने वाला है, दूसरा उसका छोटा भाई है वकास, वो मोटरसाइकिल चला रहा है। ठीक है। अच्छा, फिर मतलब वो वहाँ चलती बाइक पे आपके भाई को फायर मारता है? जी सर। आगे जंप आता है, वहाँ स्लो खड्डा है, बगल मेरे भाई ने मोटरसाइकिल स्लो किया। जब उसने ब्रेक का आसरा किया तो वो पीछे से उसके ऊपर चढ़ा। आपका छोटा भाई था? मेरा छोटा भाई। ठीक है। अच्छा, मतलब उस जगह पे जहाँ स्पीड ब्रेकर आता है तो वहाँ वो मौका पाकर उस पर फायर किया। स्पीड ब्रेकर नहीं है, सड़क टूटी हुई है। ठीक है जी। तो नाज़रीन, इस वक्त अब्दुल मजीद कत्ल केस में जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं, वो अब्दुल मजीद की बहन मेरे साथ मौजूद हैं, और बहनें भाइयों के बहुत करीब होती हैं, बहुत मान होता है भाइयों पर उनको। पूछते हैं सारे क्या हालात है। बहुत मुश्किल होता है ऐसे हालात में सवालात करना, लेकिन हमारा काम है, मजबूरी है, और जब ही मतलब इन्वेस्टिगेट और इसको पाया तकमील तक पहुंचा सकते हैं कि जब तक तमाम शवाहिद, तमाम वाक़यात सामने आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम परवीन अख्तर है। बाजी, क्या कहेंगी, क्या मामला था, क्या वाक़यात थे, कितना अरसा हुआ था आपके भाई की शादी को? मेरे भाई की शादी को तकरीबन 8 साल हो गए थे। 8 साल पहले मतलब आप शादी करके लाई थी, एक खुशी से, मतलब अपने भाई की कोई शादी की, उसको ब्याया? बिल्कुल। वो इसीलिए कि ताकि घर में खुशियाँ आ सकें। जी, खुशियाँ आ सकें। कितने बच्चे हुए उसके? 4 बच्चे हैं। इन 8 सालों में क्या ऐसे मामलात हुए, क्या कभी आपको कोई पता चला हो, कभी आपके भाई ने कोई जिक्र किया हो, कभी अपनी बीवी की कोई शिकायत की हो, क्या कभी कुछ आपको पता चला हो? कभी मेरे भाई ने अपनी बीवी की शिकायत नहीं की थी, कभी उसने कोई ऐसी नहीं, ना उसकी बीवी ने कभी हमारे साथ कोई शिकायत की थी। हम भी जाते थे, जाके देखते थे, सब खुश थे।
क्योंकि 2 माह बाद वो 1 माह बाद 2 माह बाद वो काम से घर आते थे, 2-3 दिन यहीं घर पे रहते थे, उसके बाद फिर काम पे चले जाते थे। कोई भी नहीं ऐसी छोटी मोटी झगड़ा होता है ना, कोई नहीं सुना हमने। बहुत अच्छा, बहुत हंसते खेलते, जिस दिन आए हैं उस दिन भी बहुत अच्छे हंसते खेलते। फिर मैंने ये सुबह- क़यामत कैसे गुजरी, ये क्या मैंने मामला? सुबह देखा 8 बजे उसे मोटरसाइकिल पे वो बच्चों के लिए शॉपिंग करने जा रहे थे। मैं कह रही हूँ कि आज मुझे नहीं मिले, मुझे नहीं मिले। मैंने कहा वापसी आते हैं तो फिर जाके मिलते हैं। मेरे बाबा गए, उनको भी नहीं मिले। कहने लगी वो गड़मोड़ सौदे लेने के लिए गए हैं, घर के बच्चों के लिए कुछ लेने गए हैं। हमने कहा ठीक है, आ जाते हैं फिर मिल लेते हैं। जो तकरीबन- हमारी बातचीत हुई लोगों से, उन्होंने बताया कि उस वक्त जब आखिरी टाइम पे वो बाइक पर आ रहा था तो बच्चों के लिए उसमें कुछ फ्रूट्स वगैरह सब कुछ खरीदे हुए थे। जी, सब कुछ खरीदा हुआ तो था, जब घर इतना का एक खुशहाल सामान घराना सारा। था, हर तरीके से वो आदमी अपनी ज़िंदगी निचोड़ रहा था अपनी बीवी के लिए, अपने बच्चों के लिए, जो महीना महीना वो घर से बाहर रहता था, मेहनत करता था, वो सिर्फ उसी खातून के लिए, वो अपने घर को खुशहाल रखने के लिए वो सारी ज़िंदगी की मेहनत उसने लगाई। तो कहाँ ऐसा मामला आया कि उसी बीवी ने, जिसके लिए वो सारी मेहनत थी, उसी ने उसका कत्ल करवाया? ऐसा कोई मामला नहीं आया। हम जाते थे सारे, ईद पे इकट्ठे होते थे सब, तकरीबन हर माह के बाद हम सारे इकट्ठे होते थे, जाते थे, एक दूसरे का खाना वगैरह भी बनाते थे, खाते थे। कभी ऐसा लड़ाई झगड़ा कोई बीवी ने या उन्होंने भाई ने आके हमसे बोला हो कि वो घर में ये कर रही है या वो कर रही है, ना उन्होंने कभी किया था, ना मेरे भाई ने कभी किया था। इतने खुशहाल, मैं आपको बता रही हूँ कि जिस दिन गए हैं उस दिन भी इतने खुश थे ना कि मैं बता नहीं सकती आपको। ये बच्चे लोग आए मेरे पास, कह रहे कि पुप्पो बाबा आए हैं। शाम को मेरे पास आए, कह रहे बाबा आए हैं। मैंने कहा अब तो अंधेरा हो गया, मैं अपनी सुबह आऊँगी। सुबह मैं 8 बजे स्कूल छोड़ने के बच्चे जब जाते हैं ना, मैं स्कूल छोड़ने बच्चे गई, मैंने जाते गुजरते देखा पास से। मैंने कहा भाई आए हैं, बस वही देखा है। जब मैंने वो देखा, पक्की पे गोली लगी हुई, तड़प रहा था, इतना तड़प रहा था बता नहीं सकते। मैंने इन हाथों से अपने भाई को उठाया, इन हाथों से उठा के अपने भाई को। जी तो नाज़रीन, अब्दुल मजीद कत्ल केस में एक और उनके भाई मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, तो उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर अब्दुल मजीद था कौन, वो उसकी लाइफ कैसी थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इलियास है जी मेरा नाम। इलियास साहब, लाजमी सी बात है, आपका भाई है, बचपन से जानते होंगे, बचपन का एक साथ होगा और Yes. एकदम से वो साथ ख़त्म हो जाना बहुत तकलीफ़ दे है। जी बिल्कुल ऐसे ही। कैसा था वो? सर बहुत अच्छा आदमी सी, बड़ा प्यार वाला आदमी सी, बड़ा मुहब्बत वाला। इस तरह की तो कभी भी उन्हें रहम गमान च भी नहीं सी ये चीज़ां कि ਜਿਹੜੀਆਂ ऐसी कोई क़यामत गुजरेगी इस घर क़यामत पर? गुजरेगी। हर शख्स नाल प्यार करने वाला आदमी सी, ते अपना काम करता सी, अच्छा रोज़गार सी, अच्छा गुजर बसर सी उहदा। मैंने उनके बड़े भाई से बात हुई मेरी, तो उन्होंने बताया, मैंने उनसे सवाल किया क्या गुजर बसर कैसा था, उन्होंने कहा जी बहुत अच्छा था, शादी के बाद मतलब अपना प्लॉट लेके अपना घर बनाया, 4 बच्चे जिस घर में हों, तो मतलब एक बेहतरीन घर। और लाजमी सी बात है कि अगर अच्छा रोज़गार है तो आदमी इतना कर सकता है आज के दौर बिल्कुल। में, अदरवाइज़ तो नहीं है, ऐसा मुश्किल, बहुत मुमकिन नहीं है घर बनाना। बिल्कुल अच्छा रोज़गार था, कोई उसे मसला नहीं था अपने बच्चे बीवी बच्चे पालने में, कोई ऐसा मसला तो नहीं। यहाँ आपकी भाभी को आखिर मसला क्या पेश आया? सर मसला उसको ये पेश आया कि वो उसका राब्ता था ना मुलज़म के साथ। मुलज़म ने और उनने सलाह बनाई कि इसको रास्ते से हटाएं। मैं पहले ये, वो तो ठीक है वो बनाई, आखिर उसका जब सब कुछ मामलात इतने अच्छे चल रहे थे, एक प्यार करने वाला शौहर था, 4 बच्चे थे, एक अच्छा घर था, अपना घर था, अपनी छत थी और रोज़गार भी ऐसा था कि मतलब खाने पीने की भी कोई कमी नहीं थी, तो जी। उस औरत को ऐसा क्या मसला दरपेश आया कि मतलब वो इतने बड़े गुनाह की तरफ के चली गई? सर ये नहीं, हमें नहीं पता, ना हमें समझ है इस बात की कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हमें तो ये पता, बाद में पता चला है कि जब इनके डेटे मिले हैं, मतलब जब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से आप लोगों को पता चला कि ये आखिर मामला ये है? मामला। अच्छा। तो जिस दिन हमारा भाई फौत हुआ ना, उस दिन भी वो बच्चों के लिए फल लेके आ रहा था, उसके वो मोटरसाइकिल के सामने
फल थे, सेब थे, केले थे, आलू थे, वो अपने बच्चों के लिए उस दिन भी वो सारा कुछ लेके आ रहा था। जी तो नाज़रीन, इस वक्त जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं, अब्दुल मजीद कत्ल केस में अब्दुल मजीद की भावज मेरे साथ हैं। तो भाभी और देवरानियों का रिश्ता बहुत करीबी होता है, तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं आखिर ये सारे मामला थे क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? नादिया बीबी। नादिया बीबी, क्या कहेंगी, मतलब ये 8 साल हुए थे आपके देवर की शादी को। हाँ जी। आप मतलब इस ख़ानदान का पहले से हिस्सा हैं क्योंकि आप बड़ी भावज हैं। हाँ जी। तो आपके सामने ही ये सारे रसूमात हुई होंगी जब शादी करके लेकर आए। तो ये हाँ 8 जी, साल बिल्कुल। कैसे गुजरे उसके शादीशुदा लाइफ के? भाई बहुत अच्छे गुजरे। हम पहले एक फैमिली थे, उसके बाद भाई ने अपना घर बना लिया और अपने घर चले गए। और उसके बाद हमारा उनके घर ऐसे जाना आना था जैसे कि रिश्तेदारों का होता है। और उसके बाद कितने अरसे वो औरत आपके साथ रही जब तक जॉइंट फैमिली में आपका हम रहा? जॉइंट फैमिली में मसलन 4-5 साल रहे। कैसा गुजारा था वो औरत, कैसी थी? कभी कुछ ऐसा लगा कि ये शायद आपके देवर के लिए ठीक नहीं है? नहीं भाई, जब इधर थी बहुत अच्छी थी, हम बहुत अच्छे रह रहे थे। और अपने घर जब चली गई हमारा मसलन जब काफ़ी उन्होंने आना। अपना जाती घर बना लिया तो वहाँ शिफ्ट हो गए। हाँ जी, वो वहाँ चले फिर भी गए। आना जाना, जब वो आपका देवर आता होगा, जब वो लाहौर में काम करता था, हाँ जी। इस्लामाबाद काम करता था, हाँ वापस जी। आता होगा तो हाँ जी। मुलाकात के लिए जाते होंगे। हाँ जी, बिल्कुल एक जाते फैमिली थे। गेट टुगेदर जैसे होते हाँ हैं हमारे जी, यहाँ। हाँ जी। और उसके बाद हम मसलन मेरे खुद के बच्चे भी हैं, इतना टाइम भी नहीं मेरा उसके साथ गुजरा। जब तक फैमिली हम ज्वाइन थी तब तक हमारा बहुत अच्छा टाइम गुजरा। और उसके बाद हम काम से जाते थे और काम के बाद अपने घर। नादिया बीबी, कभी ऐसा नहीं लगा, औरतें औरतों को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, कभी ऐसा लगा हो कि अब ये औरत वैसी नहीं रही जैसे कि जब हम लेकर आए थे? नहीं भाईजान, हमको कुछ नहीं पता, हमें सिर्फ अपने भाई का पता है। और जब वो आता था हम तब भी जाते थे। और हमारा गांव में घर है, आपको पता है कि गांव के रहने वाले कैसे होते हैं। और हमको और कुछ नहीं पता है, सिर्फ ये है कि हमारे ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं इनको इंसाफ चाहिए और हमारे भाई को भी इंसाफ चाहिए। हमें इस बात का कुछ अंदाज़ा नहीं है कि कैसे हुआ और कैसे नहीं हुआ। मतलब एक प्यार करने वाला शख्स आज इस दुनिया से चला गया, एक बिल्कुल भाई। नाहक कत्ल कर दिया गया उसको। बिल्कुल भाई, हमको बस इंसाफ चाहिए और इन बच्चों को इंसाफ चाहिए। 4 बच्चे हैं भाई, हम खुद हमारे बच्चे हैं। देखो कैसे, 1 दिन का नहीं, 2 दिन का नहीं, अरसे की बात है। कब ये बड़े होंगे और कब ये खुद का वो बनेंगे। अल्लाह आपको हिम्मत दे, अल्लाह आपको इंसाफ करने वाला बनाए कि अपने बच्चों के साथ इन बच्चों को भी आप पाल सकें। बिल्कुल ये भाई। बहुत बड़ी जिम्मेदारी अल्लाह ने आपके ऊपर डाली है। ये तो नाज़रीन देख सकते हैं कि एक भावज जिसकी आंख में आज आंसू है, तो वो शख्स कितना ही खूबसूरत शख्स होगा कि जो अपने रिश्तों को किस तरीके से प्यार से रखता था। आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज ये पूरा मुतासिरा ख़ानदान सिर्फ एक ही अपील करता है, एक ही फरियाद करता है कि हमको सिर्फ सिर्फ उन्हें इंसाफ चाहिए। वो तमाम रियासत के अहदेदारान से सिर्फ एक ही फरियाद कर रहा है कि उन्हें फिल फॉर इंसाफ चाहिए। मतलब पुलिस वहाँ नश्तर मौके पर नहीं नहीं पहुंची। ठीक है, फिर जब वापस यहाँ ले आते हैं तो फिर यहाँ से पुलिस बॉडी को रिकवर करके और वो पोस्टमार्टम कराती है। जी सर। ठीक है, उसमें कॉज ऑफ डेथ ऑब्वियसली वो शूट जो कि गोली लगी थी वही आते हैं। जी सर। ये मतलब आपका ये सुन रहे हैं, ये सीसीटीवी वाले भी सुन रहे हैं। जी सर। अगर उन्हें लगेगा कि ये केस उन्हें लेना चाहिए तो वो ज़रूर लेंगे इस केस मैंने डीपीओ साहब को भी बोला और डीएसपी सईद साहब को भी बोला कि मेरा केस सीसीडी को दे, लेकिन ना डीपीओ साहब ने ये बात मानी, ना सईद साहब ने मानी, ना एसएचओ साहब ने। अच्छा चलें, ये तो हम बाद में बात करते हैं। मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहूँगा, इस सारे वाक़े की वजह क्या बनी? जो आपकी भाभी, जो आपके मतलब साथ ताल्लुक़ था, 8 साल का था। जी सर। 8 साल में उस औरत ने 4 बच्चे पैदा किए। जी सर। ठीक है, और जो हमारा मुआशरा है, हमारा जो ये माहौल है, उसमें तो जहाँ एक औरत एक दूसरे के साथ वो हो जाती उसके है, साथ वो सारी हाँ। ज़िंदगी गुजारती है। ये बना कि जब मेरा भाई घर आया, उसने देखा मेरी बीवी पेट के साथ है, मैं तो इधर नहीं हूँ, ये किसका है? इसी वजह से सारा मामला पेश है। ये जो बच्चा था, ये 5वां बच्चा था। ये 5वां बच्चा इसके पेट के अंदर। ठीक है, मतलब उस पे उसे शक गुजरा शक गुजरा कि भाई ये मतलब मैं तो यहाँ था नहीं। आपका भाई कहाँ काम करता था? लाहौर काम करता। आपका भाई लाहौर काम जी करता सर। था। ठीक है, मतलब उसको बुलवाया गया ताकि उसको ख़त्म किया जाए। ख़त्म किया जाए, ये रास्ते से जो हटाया जाए। कातिल था वो कहाँ का था? मतलब आपके भाई के घर के करीब ही कहीं?
सामने घर है उसका। ठीक है, आपका भाई क्या काम करता था जो उसे? मेरा भाई जो है ना ये बिल्डिंग का काम करता था, लाहौर करता था, फैक्ट्री के अंदर इस ठेके भी लेता था और तनख्वाह में भी काम करता था। ठीक है, मतलब गुजर बसर कैसा था? इनका अच्छा गुजर बसर था। फिर क्या मसला कहाँ अपना था? ही घर है। मेरे भाई ने इसी शादी के बाद में 10 मरले जगह ली है, मकान बनाए हैं 10 मरले में, सारे मकान हैं, एक 3 मरले जगह खाली है। वो किसके लिए कर रहा था? इन बच्चों के लिए कर रहा था ना। जी तो नाज़रीन, जो इस वक्त शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं, मेलसी के बहुत मशहूर माहिर कानून इनामुल्लाह खान बलोच साहब मेरे साथ मौजूद हैं, तो उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये सारा वाक़या जो है इसमें कानूनी नुक्ते क्या हैं, इसमें मतलब मुल्ज़िमान को क्या सज़ा हो सकती है और क्या ऐसा मतलब किया जाना चाहिए जिसकी वजह से कैफरे किरदार तक इन्हें पहुँचाने में आसानी हो पुलिस को। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। सर बहुत शुक्रिया, सबसे पहले तो आपने अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया। सर क्या कहेंगे, ये आपके एरिया में एक इंतहाई हीनियस क्राइम हुआ जो कि जब शुरू में मर्डर होता है वो उसको एक डकैती का रंग देने की कोशिश की जाती है कि शायद डकैती के दौरान कोई मर्डर हो गया, लेकिन 4 महीने लगते हैं पुलिस को इसको इन्वेस्टिगेट करने में और उसके बाद पता चलता है कि ये एक मर्डर है और एक प्लान मर्डर है और इस मर्डर में उसकी बीवी भी शामिल है जी। मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार किया जाता है। अब यहाँ जो सबसे जो बड़ा सवाल है मेरा भी और मेरे नाजरीन भी ये जानना चाहेंगे कि जो खातून है जो कि हम इसको कहते हैं कि सहूलतकार है, क्योंकि जब पुलिस CDR निकलवाती है तो उस टाइम पर जब उसका मर्डर होता है उससे चंद मिनट पहले मुस्तकिल जो रैकी हो रही थी वो औरत अपने शौहर को कॉल करती थी और उससे पूछती थी आप कहाँ हैं, तो वो जैसे ही वो बताती थी तो वो दूसरी कॉल उस कातिल को करती थी कि मेरा शौहर उस वक्त वहाँ है। इन द एंड मतलब वो मर्डर हो जाता है, उसका वो कत्ल हो जाता है और उसके बाद भी वो औरत बार बार रोकती है मतलब उसके वर्सा को, उसके भाइयों को कि नहीं बस मुझे अल्लाह की मर्ज़ी जो होना था हो गया, आप ज़्यादा इसको इन्वेस्टिगेट ना कराएं, लेकिन कत्ल छुपता नहीं है, कत्ल सामने आ जाता है। तो जहाँ सबसे बड़ा जो इसमें सवाल आता है, मुल्ज़िम तो पकड़ा गया और इंशाल्लाह उसको सज़ा भी होगी, लेकिन जो इस औरत का किरदार है इसमें कानून क्या कहता है इसमें? कानून बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू, आप आए तशरीफ़ लाए। स्पेशली जो ये इशू है, ये पहले तो डकैती वाला इसको रंग दिया गया। जब पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है, कोई भी मर्डर का इशू बनता है तो सबसे पहले वो इन्वेस्टिगेट करती है कि इसका बेनिफिशियरी कौन हो सकता है। ठीक है, वो हर पहलू को देखती है, इन्वेस्टिगेट करती है कि आया कि फैमिली में कोई इशू था या सिर्फ सिंपल डकैती हुई। जब बेनिफिशियरी की तरफ ढूंढती है ना कि आखिर इस मर्डर जो हुआ उसके कोई ना कोई महरक़ात होंगे, फैमिली डिस्प्यूट होगा, किसी बाहर से कोई इशू होगा, घर में कोई फैमिली या ख़ानदान के खिलाफ, उसको इन्वेस्टिगेट करती है हर हवाले से। फैमिली में गिरदोनवा में खुफिया एलानिया तफ्तीश करती है पुलिस इन्वेस्टिगेट। और इसमें इशू भी यही था कि पहले उसको डकैती का रंग दिया गया। ठीक है, जब पुलिस ने फैमिली में ये चीज़ देखी, हालात देखे कि आए डकैती हुई क्यों, क्या इशू था, किसी से लड़ाई झगड़ा था, औरत को हीनियस ऑफेंसेस में रिलीफ नहीं मिलता। छोटे क्राइम में मतलब इससे बड़ा तो वो हीनियस क्राइम नहीं हो सकता कि सबसे बड़ा मतलब अपने शौहर से गद्दारी। जी ठीक है, उसके बाद एक मतलब जो सबसे मुकद्दस रिश्ता है उसकी तौहीन की गई, फिर उसी शौहर को मतलब कत्ल करवाया गया, इससे बड़ा तो हीनियस क्राइम नहीं हो सकता। जी ऐसे ही, ठीक है, और मतलब जो सबसे बड़ा एक रिश्ता था उसके तकद्दुस को भी पामाल किया। बिल्कुल ऐसे ही। तो इसमें अगर कहीं जज साहब, फाजिल जज साहब कोई रियायत दे सकते हैं? उसमें होता ये है कि ना कोर्ट्स देखती है एविडेंस, उसमें अगर कोई लैकुना रह जाता है ना सर, उसमें कानून ये कहता है कि अक्यूज इज़ अ फेवरेट चाइल्ड ऑफ लॉ, कि मुल्ज़मान जो हैं अगर वो बेगुनाह हैं तो सज़ा किसी को नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ठीक है। उसमें जब इन्वेस्टिगेशन होती है पूरे जब गवाह विटनेस वगैरह लगते हैं तो कानून एविडेंस को देखते हुए और हीनी ऑफेंसेस की कैपिटल पनिशमेंट देते हैं, मोस्टली सज़ाए मौत ऐसे मामलात के, कि नेक्स्ट माशरे में इस तरह का फसाद और इस तरह के हालात दोबारा पैदा ना हों। और ये मैटर करता है एविडेंस पे। जब विटनेस आते हैं, प्रोसिक्यूशन अपना केस साबित करता है, फिर वो सज़ाए मौत होती है। और हीनियस ऑफेंसेस में औरत को रिलीफ नहीं मिलता। बाकी छोटे मोटे सज़ाओं में औरत रिलीफ, बीइंग ए वुमेन, रिलीफ ले सकती है, लेकिन हीनियस ऑफेंस में औरत को बहुत से केसेस ऐसे हैं जिसमें औरतों को सज़ाए मौत भी हुई है। ठीक है ना, हमारे यहाँ फुकदान है प्रॉपर, और जो असल एजुकेशन है उसकी तरफ नहीं आ जा रहा। आस्ता आस्ता इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान भी आएगा कि जो असल एजुकेशन करवाया जाए, औरत को स्पेशलाइज करवाया जाए, उसको एजुकेट किया जाए। अगर औरत को आप एजुकेट कर सकेंगे तो वो एजुकेट औरत नहीं होगी, वो फैमिली, मुआशरा, पूरा पाकिस्तान आपकी कौमियत औरत से होती है ना। जब औरत पढ़ी लिखी होती है, बाशऊर होती है, तो मुआशरा पढ़ा लिखा होता है। बिल्कुल ऐसे ही।
जी तो नाज़रीन, आपने सुनी इनामुल्लाह खान बलोच साहब की बातें, और वो उन्होंने कहा कि मतलब यहाँ कोई और जब हीनियस क्राइम होता है तो ख़ातून को किसी किस्म का रिलीफ नहीं मिल सकता। और दूसरा मतलब उन्होंने एक अपील भी की और एक मतलब मैसेज भी दिया कि खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे कि ऐसे किसी भी घर में ऐसे मामला हों, लेकिन अगर कहीं हो जाते हैं तो उसके दूसरे तरीके भी हैं, कानूनी रास्ते हैं, तो वो इख्तियार करें, ना कि किसी इंतहाई कदम की तरफ जाएँ। तो जब वो उस आदमी को पकड़ा, फिर उसने सारा कुछ बताया कि ये तो ऐसे है कि मेरा ताल्लुक था मतलब आपकी भाभी के साथ। हाँ जी, वो मतलब पुलिस को बताया कि मतलब इस औरत के साथ मेरा वो ताल्लुक इस था। औरत के साथ मेरा ताल्लुक था, और उस दिन भी रैकी सारी इस औरत ने की है। ठीक है, मतलब वो टाइम टू टाइम वो बताती रही ना कि अब मेरा शोर निकल गया इस काम के लिए क्योंकि निकला। गड़ा मोड़ से 2 रास्ते आते हैं हमारे घर को, चिकलियार को। वो एक रास्ते पे, वो दूसरे रास्ते पे बैठे थे। जब औरत से उनका रब्ता हुआ ना, उन्होंने कहा कि इधर से तो नहीं आया, फिर इधर से नहीं आया। फिर औरत ने कहा अभी आप रुकें, मैं फ़ोन करके पूछ के बताती हूँ। दोबारा औरत ने, वो उसकी बीवी ने फ़ोन किया तो उसने बताया मैं तो फ़लान जगह पे आ गया हूँ। फिर उसने दोबारा उनको इन्फॉर्म किया है कि वो तो फ़लान जगह पे आ गया है, आप उधर जाएं। मतलब वो बार बार फ़ोन करके अपने मियाँ से पूछती थी कि इस वक्त लोकेशन कहाँ हो आप, हाँ और जी। फिर उस आदमी को बताती थी, उस कातिल को बताती थी कि मतलब मेरा शौहर इस वक्त वहाँ पहुँच चुका है। जी, इसलिए फिर जब उसने आखिरी लोकेशन जब उसने बताया ना, तो फिर उसने आके फायर मारा है उसको पीछे से। मतलब इस दौरान 3 कॉल्स हुई हैं हाँ जी, 3 कॉल्स हुई हैं आपकी भाभी और उस कातिल के दरमियान। जी, ठीक है, जो कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में CDR में सारी चीज़ें साबित हो गई। मौजूद हैं सर। ठीक वो है, सारी अच्छा अब उसके बाद ये जब सारा वाक़या हो जाता है, बच्चे आपके पास हैं, जी, बच्चे हमारे पास हैं। इस सारे वाक़े में कहीं आपको, हम देखते हैं कि कोई कत्ल हो गया, लेकिन कत्ल में मतलब 2 घराने कत्ल हो जाते हैं जी। तो जाने वाला चला गया, उन बच्चों का क्या कसूर था जो छोटे छोटे, वो 6 साल की बेटियां, जो बच्चे वो पीछे रह गए। अब वो औरत खुद भी जेल जाएगी क्योंकि लाजमी सी बात है, सर, वो गुनाह में पूरी शामिल है इसमें। सर वो जेल में ही है, उसका अरेस्ट है, वो चालान हो गया उसका, किया है। ये शख्स जो है, जो कातिल है, ये क्या काम करता है? सर ये बाहर ही कहीं मजदूरी करता था। है हमारे घर के सामने ही घर, ठीक है, एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक ही गली में है। क्योंकि आपका भाई अक्सर काम के लिए शहर से बाहर होता हाँ जी, था। वो तो बाहर ही होता था। ठीक है, तो वो वहाँ वो एक वजह बन जाती थी। हाँ जी, वो वजह बन जाती थी, क्योंकि वो जो घर के जो भी मामला थे वो ही देख रही थी। तो फिर ऐसे ही कोई शक भी नहीं थे भी 4 बच्चे हैं, क्या है। लाजमी सी बात है कि 8 साल शादी को हो गए हैं, 4 बच्चे हैं, हाँ एक जी। हंसता बसता घर है, हाँ तो जी। इसमें मतलब इस किस्म की तो कोई गुंजाइश रहती ही नहीं है। जी, क्या अपील करेंगे? हम तो अपील यही करेंगे कि सर जो कुछ हमारे साथ हुआ है ना, वही इनके साथ उसी जगह पे होना चाहिए। इसके साथ इसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। हमारी वज़ीर आला साहब से, IG साहब से, DPO साहब से, RPO साहब से ये रिक्वेस्ट है कि इनको ना फिल फोर्स सज़ा दिलवाएँ। जिस तरह हमारे साथ हुआ है, इसके साथ भी ऐसे ही करें। जी तो नाज़रीन, देख सकते हैं ये जो मुतासिरा ख़ानदान है, अब्दुल मजीद का घराना है। अब्दुल मजीद एक 34-35 साल का जवान शख्स था जिसके अभी 4 बच्चे थे और एक हंसता बसता घर था। उसकी सारी मेहनत, उसकी सारी तवज्जो जो थी वो सिर्फ़ अपने घर के लिए थी, अपने बच्चों के लिए थी, अपनी बीवी के लिए थी। लेकिन उसे क्या पता था कि वो जिस सब की ये सारी जो मेहनत जिनके लिए कर रहा है, और जिस एक हस्ती के लिए, क्योंकि बच्चे भी उस बीवी से ही थे, तो वो उस बीवी के लिए जो सारा दिन कमाता है या वो शहर से बाहर मुश्किलात में रहकर जो मेहनत मजदूरी करता है ताकि उसके बच्चे, उसकी बीवी सुकून में रह सकें, वो एक छत के नीचे रह सकें, कि इज़्ज़त से रह सकें, उसको क्या पता था कि आज वही उसके कातिल बन जाएं। अब तो यही बात हम सब लोग कहते हैं, एक बार हमें बताती तो थे ही, हम जाते थे, वो भी आती थी हमारी तरफ, कभी ऐसा कोई मसला महसूस ही नहीं हुआ था कि इसने ये किया है या इसके अंदर क्या है या इसके दिल के अंदर क्या है या ये क्या करना चाहती है। नहीं, बहुत अच्छे से रहती थी, हमारे साथ भी ठीक रहती थी, नहीं कोई ऐसा लड़ाई झगड़ा कभी हमारा भी नहीं हुआ था, ना उनका हुआ था ना हमारा हुआ था। अच्छे खासे सारे हम रहते थे, कोई ऐसी बात कभी महसूस तक भी नहीं हुई, सब ठीक ठाक था। क्या अपील करेंगे अब आप? मैं अपील करूँगी, जैसे मेरे भाई को इन्होंने कत्ल किया, मुझे भी इंसाफ चाहिए, ऐसा ही चाहिए। मैं गुनहगार को माफ़ नहीं कर सकती,
मैं गुनहगार को माफ़ नहीं कर सकती। मैंने अपने हाथों से अपने भाई को उठाया है, मैंने इन हाथों से अपने भाई को उठाया था, मैं उसे माफ़ नहीं कर सकती। मुझे इंसाफ चाहिए, जैसे मेरे भाई के साथ हुआ मुझे वैसा ही चाहिए। मैं अपील करती हूँ आप सब लोगों से, जो भी मुझे देखे यहाँ कोई। जी तो नाज़रीन देख सकते हैं आप एक बहन का दुख, आज वो किस अजियत से किस कर्ब में मुब्तला मेरे है। छोटे छोटे बच्चे 4 जीती, एक बच्चा जो मासूम है, अभी आपने देखा कितना मासूम है। क्या बताएंगे हम इसे कल को कि तुम्हारे बाबा के साथ क्या हुआ। जी तो नाज़रीन देख सकते हैं एक दुख ये है कि मतलब एक जवान भाई जिसके साथ चार- सारी ज़िंदगी गुजारी 4 थी, बच्चे, 3 आज वो बेटियां। नहीं है, आज वो इस दुनिया में नहीं है। और क्यों नहीं है? कोई तबई मौत होती तो शायद कोई दिल को कोई ठंड पड़ जाती कि अल्लाह की मर्ज़ी पर छोड़ देते, लेकिन इस हद तक दरिंदगी के साथ इस हद तक नाहक कत्ल किया गया कि वो सुकून भी नहीं आ रहा, वो सब्र भी नहीं आ रहा, और खून का बदला खून होता है। इसीलिए मतलब ये जो फैमिली है, ये मुतासिरा ख़ानदान है, वो सिर्फ़ एक ही अपील कर रही है कि उन्हें फ़ौरी तौर पर इंसाफ चाहिए, और इंसाफ भी वो चाहिए जो कि इनके भाई के साथ हुआ। वो चाहते हैं कि उनके मुल्ज़िमान के साथ भी वही कुछ किया जाए। जी तो नाज़रीन इस वक्त जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं, मेलसी के DSP हैं सईद सियाल साहब। सबसे पहले तो मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि बहुत कीमती वक्त में से उन्होंने वक्त निकाला रोही TV के लिए। और साथ साथ मैं यहाँ एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस वक्त जो जनूबी पंजाब में सैलाबी सूरत हाल है, पूरा पाकिस्तान जानता है, तो वहाँ भी फ्रंट लाइन पर बहुत सख्त ड्यूटीज़ अंजाम दे रहे हैं हमारे पुलिस ऑफिसर। तो वाकई ही काबिल तहसीन है इनकी वो काविश जो इस वक्त वो अपनी आवाम के लिए कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। सही सब क्या कहेंगे, ये जो टिब्बा सुल्तानपुर की हदूद में एक वाक़या पेश आता है, मतलब एक वो जवान शख्स ही था, कोई बूढ़ा नहीं था, अभी उसकी शादी को कोई 8 साल सारे हुए थे, 4 बच्चे हैं उसके। ये सारा वाक़या था क्या? पुलिस को कैसे इत्तला मिलती है? पुलिस इस पर किस तरह रिस्पॉन्ड करती है? सर ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट थाना टिब्बा सुल्तानपुर के इलाके में ये 22 मई को रूनमा होता है। 15 की कॉल पे पुलिस पहुंचती है तो एक बंदे को गोली लगने से उसकी डेथ हो गई। अब्दुल मजीद उसका नाम मालूम होता है और वो चकलियार का रहने वाला है, कोई 40 इयर्स के करीब उसकी एज है। तो ये टोटली एक ब्लाइंड मर्डर था। पुलिस मौके पे पहुंचती है, फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद अपनी बाकी टीमों को वहाँ पे कॉल करते हैं, FIR रजिस्टर होती है और इस पे तफ्तीश करती है पुलिस। बट थोड़ा टाइम गुजरने के साथ DPO साहब बिहाड़ी मोहम्मद अफजल साहब इस पे स्पेशल टीम कॉन्स्टिट्यूट करते हैं और वो बड़ा कंसर्न इसमें शो करते हैं। और उनकी जो टीम है वो मेरी सुपरविजन में SHO टिब्बा सुल्तानपुर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर CRO IT बेस्ड होती है। और हमारी ये टीम दिन रात मेहनत करती है, उस पर IT बेस्ड काम करती है, साइंसी बुनियादों पे काम किया जाता है, उसमें CCTV फुटेज कलेक्ट की जाती है और बहुत सारी CDRs हासिल की जाती हैं। हमारी टीम ने दिन रात मेहनत की और अल्हम्दुलिल्लाह 2 महीने की मेहनत के बाद वो रिजल्टेंटली केस को वर्कआउट करते हैं। क्योंकि स्टार्ट में तो जो इसको रंग दिया जा रहा था वो एक डकैती का रंग दिया जा रहा था कि ये शायद डकैती की वजह से, लेकिन मुलजिम के पास से कोई चीज़ मिसप्लेस नहीं हुई थी। उसका मोबाइल भी था, उसका पर्स भी था, उसकी बाइक भी वहीं मौजूद थी, और जो एंड टाइम पे उसने अपने बच्चों के लिए शॉपिंग की हुई थी, वो फल फ्रूट्स वो भी वहाँ तक मौजूद थे। लेकिन शुरू में मतलब जिस तरीके से इसको रंग देने की कोशिश की गई मुलजिमान की तरफ से कि शायद ये कोई डकैती है, लेकिन पुलिस ने जो एफिशिएंट काम किया कि आफ्टर 4 मंथ्स मतलब इस केस को जब डिस्क्लोज़ किया जाता है तो पता चलता है ये मर्डर है। क्या जी एग्जैक्टली यही हमारी सेम ये ऑब्जर्वेशंस थी कि अगर कोई रॉबरी करने आता है तो डेफिनेटली उसका सामान ले जाए, उसकी बाइक ले जाए। इवन वो शख्स गड़ा मोड़ से अपने बच्चों के लिए राशन लेके आ रहा है तो वो सारा कुछ उसके पास मौजूद है। तो फिर हमें यही था कि ये कोई प्लान्ड मर्डर है। तो हमारी टीम इस पर काम करती है, इसको वर्कआउट करती है और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें दोनों मुल्ज़मान को हम गिरफ़्तार करते हैं जिन्होंने फिर उसमें वाले जुर्म करते हैं। और वो बदकिस्मत शख्स कहाँ जानता था कि जिस फैमिली के लिए मैं राशन लेके जा रहा हूँ वही मेरी बीवी मेरी कातिल निकलेगी। डिस्क्लोज़ ये हुआ कि उसकी बीवी अपने आशना के साथ मिलके उसका मर्डर करती हैं।
अगर हमें पहले पता चलता तो जहाँ तक ये बात चलेगी हम कभी ना जाने देते। मुलजिमान को गिरफ्तार किया पुलिस ने? जी सर। दोनों मुलजिमान गिरफ्तार कर लिया? एक किया, एक के बाद दूसरा किया। अच्छा, मतलब दो बंदे थे ना, एक बाइक चला रहा था, एक ने जी मतलब सर। फायर किया, तो दो लोग थे। दो लोग। ठीक है, तो दो लोगों को पहले गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने? पहले एक को किया, ठीक है। बाद में उसके दूसरे भाई को किया जो मोटरसाइकिल चला रहा था। ठीक है, फिर अब मतलब दोनों जुडिशियल हो चुके हैं? नहीं सर, एक को पुलिस ने छोड़ दिया है, जो मोटरसाइकिल चला रहा है उसको थाने से छोड़ दिया। अच्छा, उसको मतलब रिलीज़ कर दिया पुलिस रिलीज़ ने कर कि भाई इसका कोई ताल्लुक नहीं है इसका इस कोई केस से। ताल्लुक नहीं। ठीक है। अच्छा, क्या डिमांड करेंगे रियासत से, क्या अपील करेंगे? हम तो यही चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले, जो इसने मेरे भाई के साथ किया है इसका भी वही हो। इन लोगों ने फिर मुझ पर कातलाना हमला किया है, जिसमें ये 8 लोग थे। फिर वहाँ जब ये जहाँ ये वाक़या हुआ मैंने वहाँ खड़े होकर 1-5 को कॉल की, लेकिन पुलिस आई है, मुझे भी पकड़ा, एक उनका दूसरा आदमी पकड़ा, इसको ले गए, दूसरे लोग नहीं पकड़े हैं। मेरी दरख्वास्त है। मतलब अभी आपको भी मतलब धमकाया जा रहा है? डर है मुझे इनका। नहीं, डर तो है, मतलब कोई किसी किस्म की कोई धमकी भी है आपको? कोई आ मतलब रही है। पीछे हटने को कह रहे हैं जी कि सर। कोई सेटलमेंट के लिए कोई कहा जा रहा है? क्या आज कहा जा रहा है? सेटलमेंट की कोई बात नहीं मेरे साथ हो रही। अच्छा, मैं एक बात पूछूंगा आपसे इसमें कि मतलब वो जो आपकी भावज हैं, जी सर। क्या उन्हें शामिल तफ्तीश नहीं किया पुलिस ने? किया है, किया है। किया है। उनको भी कोई सज़ा, उन्हें भी अरेस्ट किया गया? वो भी रेस्ट है। अरेस्ट हैं? जी सर। ठीक है। मैंने तो जब डीपीओ को बोला सर ये तो कातिल पकड़ लिया, अगर मेरी भाभी घर बैठी है जिसकी वजह से कत्ल हुआ है बेसिकली, तो उसको क्यों नहीं पकड़, अभी रेस्ट करो उसको। जी, तो नाज़रीन देख सकते हैं कि एक इंतहा की क़यामत गुजरी इस घर पर कि एक जवान आदमी, एक जवान भाई जिसके मतलब अभी 4 बच्चे थे और एक अच्छा गुज़र बसर हो रहा था उस घर में और एक अच्छा खुशहाल घराना था, लेकिन वो किस वजह से, ये वजह हमारे माशरे में जहाँ भी होती है वो उसे ढूंढना चाहिए ताकि ये वजह कहीं और ना हो। तो आज ये सिर्फ अपील सिर्फ इतनी सी करते हैं क्योंकि जो क़यामत गुजरनी थी, जो नुकसान होना था वो इनका हो चुका, वो अब सिर्फ चाहते हैं कि उन्हें इंसाफ चाहिए। जी सर। और इंसाफ वही होता है जो फ़ौरन मिल जाए। तो अभी कुछ शिकायत हैं पुलिस के साथ इनको, और वो शिकायत यही हैं कि मतलब वो 2 मुल्ज़िमान थे तो पुलिस ने एक को रिलीफ दे दिया गया है। तो वो क्यों दिया है ये तो हम पुलिस से पूछेंगे, और वज़ीर आला पंजाब और आईजी पंजाब से मैं यही अपील करूँगा इनके तवज्जुह से कि खुदारा जो भी नुकसान होना था वो हो चुका, लेकिन इनके ज़ख्मों पे नमक की बजाय अगर मरहम रखा जाए, और वो मरहम सिर्फ इंसाफ के ज़रिए रख सकते हैं आप। देखते रहिए मुजरिम कौन। क्या कहेंगे इस तरह के वाक़यात, स्पेशली अगर हम जनूबी पंजाब की बात करें, बल्कि पूरे पाकिस्तान में पे दर पे ऐसे वाक़यात आ रहे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, प्लस मतलब उसमें हम अपने रिश्ते को ख़त्म नहीं करते बल्कि वो रिश्ते को हम मारने पे तुल जाते हैं। ऐसा क्यों? मतलब जबकि हमारा कानून भी और हमारी शरीयत भी इजाज़त देती है कि अगर आप अपने रिश्ते को कंटिन्यू नहीं रखना चाहते तो उसको मतलब उस किसी भी तरीके से उसको अलहदगी की जा सकती है। मतलब बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, फैमिली कोर्ट्स हैं, फिर मतलब जिस तरह से वर्चुअल थाने बनाए गए हैं, इनिशिएटिव लिया गया मरीम नवाज़ साहिबा की तरफ से, तो आप 15 पे कॉल करके भी मतलब अपने मामलात को डिस्कस किया जा सकता है। क्या मैसेज देंगे आवाम के लिए और स्पेशली उन ख़वातीन के लिए कि जो अपने रिश्ते को कंटिन्यू नहीं करना चाहती, तो वो खुदारा ये जो दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर दस्तक दें, ना कि कोई भी जुर्म, कोई भी मतलब कानून को अपने हाथ में लें। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इसमें देखें दोनों चीज़ों को एट द सेम टाइम वायलेट किया जाता है कि बेसिकली ये सारी बेरा रवी है, ये हमारी जो इस्लाम की तालीमात हैं उससे दूरी है। अब बहैसियत मुसलमान हम अगर स्टडी करते हैं इस्लाम को, आप सूरत निसा का मुताला करें, उसमें अल्लाह हर चीज़ का आगे स्टेप वाइज हल बताते हैं कि मियाँ बीवी को सुलह करनी चाहिए, नहीं हो सकती तीसरा बंदा इन्वॉल्व करें, फिर भी नहीं हो सकती तो अच्छे तरीके से अलहदा हो जाएं। फिर आप इसी तरह से पाकिस्तान के कानून को देख लें, उसमें भी हमारी फैमिली कोर्ट्स मौजूद हैं। उसमें अगर इवन खावन डिवोर्स नहीं भी करता तो औरत के पास खुला का हक मौजूद है। तो हम इस्लाम पे भी अमल नहीं कर रहे, हम अपने कानून पे भी अमल नहीं कर रहे, और उसका रिज़ल्ट आप देख रहे हैं इस तरह के बदकिस्मत वाक़यात रूनमा हो रहे हैं। जी, तो नाज़रीन आपने सुनी डीएसपी साहब की बातें, और वो भी वही बात कर रहे हैं कि जो मैं अपने हर प्रोग्राम में करता हूँ कि खुदारा कोई भी इंतहाई कदम उठाने से पहले
मतलब आप ये जो इदारे बने हुए हैं, ये पुलिस स्टेशंस हैं, FIA है, और अब तो मतलब ख़वातीन के लिए एक कदम और आगे बढ़कर रियासत ने एक वर्चुअल थानों का जो इंट्रोड्यूस कराया है वो आपके लिए है, ताकि तमाम राजदारी के साथ आपके मामलात हल किए जाएं। तो खुदारा किसी भी इंतहाई कदम की तरफ जाने से पहले इन दरवाज़ों को एक दफ़ा ज़रूर खटखटा लें, ताकि आपके ऊपर, आपके ख़ानदान के ऊपर वो जो क़यामत गुज़र रही है वो गुज़रने से बच सके। जी तो नाज़रीन, इस वक्त मेलसी के जो रोही TV के नुमाइंदे हैं अब्दुल समद चौधरी साहब, वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। तो उनसे पूछते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने इस सारे वाक़े को किस तरह कवर किया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। समद, क्या कहोगे कि जैसे ये आपको इतला, जैसे पुलिस को 15 की इतला होती है तो आप लोगों के भी रिसोर्सेज होते हैं, आपको भी इतला मिलती है, तो किस तरह मतलब इसको रिपोर्ट किया जाता है? और पहले सब में जिस तरह बताया गया कि इसे एक डकैती का रंग दिया गया, तो ये सारा मामला क्या था? जी देखिए, जैसे ही एक अफसोसनाक जो ये वाक़े की इतला मिलती है, उसके अंदर ये जो बताया जाता है ना, स्टार्टिंग में इन्फॉर्मेशन आती है कि टिब्बा सुल्तानपुर के इलाके में डकैती की वारदात होती है। डकैती की वारदात को जो है ना वो एक दिखाया जाता है, रंग दिया जाता है डकैती की वारदात का। एक शख्स जा रहा है गली के अंदर से, सामने वाला उसको क्रॉस करता है, जैसे क्रॉस करता है तो उसको पीछे से फायर मारता है। ना उसे बाइक छीनी जाती है, ना उसका मोबाइल चोरी होता है, ना कोई स्नैचिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी उसे डकैती का रंग दिया जा रहा है। डकैती का रंग दिया जा रहा है। बंदे को फायर लगा, बंदा गिर गया। देखने वालों ने और दीगर जो FIR के अंदर गवाहान हैं उनके मुताबिक जो है वो फौरी तौर पर पुलिस को इतला भी हो गई, एम्बुलेंस मंगवाई गई, बंदे को शिफ्ट कर दिया गया मुल्तान निश्तर में। मेरे लिए काफ़ी ये सरप्राइज़ था कि जब मतलब मैंने ये सारी वो इस स्टोरी को रिसर्च की उस पर, तो इसको डकैती का रंग ही क्यों दिया गया? मतलब पुलिस जैसे ही वकूए पे पहुंचती है तो डकैती तो तब होती ना कि या तो उसके पास मोबाइल ना होता, या उसका वॉलेट ना होता, या वो बाइक ना होती, तो तब तो समझ में आती थी कि इसे डकैती का रंग दिया जाता। 4 महीने लगा दिए गए इस केस को सिर्फ डिस्क्लोज़ करने में कि ये डकैती नहीं, ये एक मर्डर है। आज़म भाई, इसके अंदर ये था कि जो मुश्ताक और शाजिया का अफेयर था, जो बाद में पुलिस ने डिस्क्लोज़ किया इस मामले के अंदर, सारा मामला क्लियर हुआ है, वो तकरीबन 2 साल पुराना था। इतना गहरा हो चुका था कि ये एक दूसरे के इश्क मोहब्बत के अंदर अंधे हो चुके थे। ना बच्चों का ख्याल खातून को था, ना मुश्ताक को अपने बीवी बच्चों का ख्याल था, ना दीगर मामलात के उसको ख्याल था। उन्होंने बस एक जहन के अंदर प्लान आया कि इस बंदे को रास्ते से हटाना है, तो कैसे हटाना है। वो जैसे उन्होंने, उनका क्रिमिनल माइंड जो था वो जिस तरह उनका एक्टिव हुआ, जो उनके सोर्सेज एक्टिव हुए। देखिए, एक बंदा पिस्टल का भी अरेंज करता है, सारे मामलात करता है, तो वो उसकी कोशिश ये होती है कि जो हमारे जो इदारे हैं, हमारे ख़ास तौर पर जो नामालूम अफराद की फायरिंग से बंदे हलाक होते हैं, वो बहुत मुश्किल से केस ट्रेस होते हैं। वो एक तो इनकी अंधे कत्ल होते हैं। अंधे कत्ल के अंदर ये था कि अब खातून के एक ही मोबाइल था, इसकी यूँ समझ लें कि बदकिस्मती थी। एक मोबाइल के अंदर 2 सिमें हैं। एक सिम के साथ वो अपनी फैमिली के साथ रब्ता रखती है, दूसरी सिम के साथ वो अपने आशना के साथ रब्ता रखती है। अब इस दौरान क्योंकि उन्होंने प्लान तो वो कर चुके थे, सारा क्रिमिनल माइंड उनका, सारे मामलात थे, सोर्सेज आ गए, पिस्टल आ गया, प्लानिंग कर ली उन्होंने कि हमने ऐसा ये वाक़या करने, और ईद के दिनों में अगर हम करेंगे तो वो कन्फर्म जो है ना वो डकैती के अंदर चला जाएगा। पुलिस डकैत ढूंढती फिरेगी, मुलज़म नहीं मिलेंगे, हम आराम से अपनी सुकून से ज़िंदगी गुजारेंगे। इस हवाले से मेरी जब IO से बात हुई है, तो IO ने इस तहकीक के अंदर, क्योंकि 3 से 4 महीने लगे इस केस को ट्रेस होते हुए, पुलिस ने बड़ा उसके अंदर जो है ना अपनी एफर्ट दिखाई। तो IO से जब मेरी बात हुई तो IO का कहना था कि हम तमाम तर क्लू देख चुके थे, ना वो डकैती थी, ना चोरी थी, ना कोई इस तरह के मामला शायद सामने आ रहे थे, ना मरने वाले अब्दुल मजीद का किसी के साथ कोई लड़ाई, कोई दुश्मनी थी, कोई ग्रज नहीं था। बिल्कुल गरीब आदमी था, रोजी रोटी कर रहा था, अपने बच्चों को पाल रहा था, ज़िंदगी के मामला जो थे बड़ी बासानी तरीके के साथ वो गुजार रहा था। तो इस वजह से पुलिस ने फिर थोड़ा सा गाए बगाए इसको टच करती रही, देखती रही। जैसे ही CDR के मामला सामने आए, एक सिम से 2 सिमें सामने आई। पहले शक हुआ पुलिस को, फिर CDR निकला तो 1 से 2 सिमें निकली, 2 सिमों के CDR निकले तो एक मशकूक नंबर आया उसके अंदर। तो वो सारी कहानी खुलती चली। जब उसको इंटेरोगेट किया तो वो घर के सामने रहने वाला जो मुश्ताक था, हमसाया जिसके साथ शादी का अफेयर था, वो उसके अंदर मुलव्वस पाया गया। जब उसको इंटेरोगेट किया पुलिस ने अपने तरीके के साथ, रवायती अंदाज के साथ, तो वो फिर तोते की तरह फर बोलने लगा। जी तो नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि ये सारा वाक़या जो कि मेलसी में पेश आया, एक इंतहाई शर्मनाक वाक़या था, एक इंतहाई मुक़द्दस रिश्ते को पामाल किया गया। हमने यहाँ मुद्दइयों से बात कराई और इसमें जो सबसे मुक़द्दस रिश्ता था वो मियाँ बीवी का था और जिसको पामाल कर दिया गया। एक आशना के साथ मिलकर अपने ही शोहर का कत्ल कर दिया गया। हालांकि इसके दूसरे तरीके के भी थे जो कि
सब कुछ कानून में दर्ज है कि मतलब आप अलहदगी इख्तियार कर सकते हैं या एक अपने ही ख़ानदान में इकट्ठ करके एक पंचायत करके इस रिश्ते से अलहदगी कर सकते हैं। और पूरी दुनिया में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स पे देखने में आया कि मोस्टली जगहों पर वाक़यात में यही होता है कि रिश्ते को ख़त्म करने की बजाय, अलहदा होने की बजाय उस रिश्ते से बिल्कुल ही अलहदगी इख्तियार कर ली जाती है, मतलब उस रिश्ते को ही ख़त्म करने की कोशिश की जाती है। तो ये कहीं की भी समझदारी नहीं। अगर खुदा ना खास्ता आपके मामलात इस नहज पे पहुंच गए हैं कि अब आप एक दूसरे के साथ नहीं चल सकते, तो खुदारा ये कानून के दरवाज़े खटखटाएँ या अपने फैमिली, जो हमारे यहाँ रिवाज है, मतलब बड़ों को बिठा के एक पंचायत लगाई जाए और वहाँ ये बात बावर कराई जाए बड़ों को कि अब हम एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते और इस रिश्ते से अलग होना चाहते हैं, तो कानून को हाथ में लेने से बेहतर है कि उस रिश्ते से अलहदगी इख्तियार कर ली जाए। इस दुआ के साथ, या रब्बुल आलमीन, या रहीम, या करीम, या अरहमुर राहिमीन, इस अर्ज़ मुक़द्दस को, इस पाक सरज़मीन को खुशियों का, अमन का गहवारा बना दे। अपने मेज़बान सैयद अज़ान शाह को इजाज़त दीजिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।